गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के टीजीटी पीजीटी कला टेस्ट सीरीज के 8 बजे के आज के इस वीडियो में। मित्रों, आप सभी का धन्यवाद कि आपने हमें जो है हमारे तबीयत के लिए गॉड ब्लेस की कामना किया, इसके लिए आप सभी का थैंक यू। कल मैं वीडियो बना देता, लेकिन जब टीका लगाने के बाद कुछ देर बाद मुझे लगा कि मेरी तबीयत जो है ज़्यादा बुखार चढ़ गया, और जिसकी वजह से मैं बोल नहीं पा रहा था, और यही रीज़न था कि मैं वीडियो नहीं बना पाया रहते हुए भी वीडियो। तो चलिए मित्रों, आज कुछ नॉर्मल हैं हम, और शुरू करते हैं आज के बेहतरीन प्रश्नों का। आधुनिक युग से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर और चित्रकारों से संबंधित कुछ प्रश्न, और बहुत बेहतरीन प्रश्न हैं, बहुत अच्छे से बनाए गए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएंगे। कई लोग कमेंट्स करते हैं कब क्लास चलती है, जैसे टेलीग्राम पे आज कई लोगों ने कमेंट्स किया है, तो डेली रात 8 बजे क्लास चलती है। एक जनाब ने हमारे टेलीग्राम पे कमेंट्स किया कि सर क्या पीजीटी टीजीटी के लिए पढ़ाते हैं, तो उनसे कहना चाहूँगा कि मैं पीजीटी टीजीटी के लिए ही ये पढ़ाता हूँ। क्लास ही हमारी पीजीटी टीजीटी की कला की ये चल रही है। ठीक है मित्रों, और टेलीग्राम पे जाकर जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे जुड़ेंगे तो वहाँ 6 बजे शाम को एक आपकी जो है प्रश्न डाले जाते हैं। शाम 6 बजे जो एक प्रश्न डाला जाता है, जिससे आपका एक रिस्पांस मांगा जाता है। तो डेली एक प्रश्न मिलता है, यानी हफ्ते में 7 प्रश्न आपको मिलते रहते हैं। तो भी एक बेहतरीन तरीका है तैयारी का, और ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। बस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा अच्छे से अच्छे, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और एक दो कमेंट्स का भी जिक्र करेंगे बीच में, जो हमने जो है 2 दिन पहले पढ़ा था और जिसका जिक्र किया जाएगा आज। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, पूछ रहा है मुगल चित्रों में रंगों को कितने वर्गों में रखा गया। मुगल शैली में मुगल चित्रों के जो रंग थे उनको कितने वर्गों में रखा गया, ये पूछ रहा है पहला प्रश्न हमारा। 2 वर्गों में रखा गया, 3 वर्गों में, 1 वर्ग में, या 6 वर्ग में। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, और फटाफट हम चाहते हैं कि कमेंट्स जो है सबसे पहले किसका आएगा यही देखना है। कमेंट्स करिए, फटाफट ड्रॉप करिए आंसर कि मुगल चित्रों में रंगों को कितने वर्गों में बांटा गया मित्रों। तो हमारे पहले प्रश्न का जवाब के साथ शुरुआत करते हैं इस वीडियो का, और पहले प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्गों में। मुगल चित्रों के रंगों को जितने वर्गों में बांटा गया वो है 3। ठीक है, वर्ग। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है मित्रों, और प्रश्न का सिर्फ पूछना है इतना ही कि आनंद कुमार स्वामी ने कल्पसूत्र की एक प्रति बर्लिन म्यूजियम से कब प्राप्त की। दूसरा प्रश्न है, इतिहासकार कला समीक्षक आनंद कुमार स्वामी, जिन्होंने बहुत सारी बुकें भी लिखी हैं, और उन्होंने कल्पसूत्र की एक प्रति बर्लिन म्यूजियम से प्राप्त की थी, वो किस सन में प्राप्त की थी, यही हमारा दूसरा प्रश्न। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न का उत्तर फटाफट कमेंट्स में डाल दीजिए कि 1897 होगा, 1920 होगा, 1952 होगा, या 1942 होगा। और दूसरे प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक कमेंट्स लेंगे आज का, पीछे के वीडियो का एक कमेंट्स लेंगे। एक हमारे भाई हैं संतोष कुमार या सुनील कुमार, जैसे जो भी नाम हो आईडी में, वो कई बार कमेंट्स कर चुके हैं कि सर जो है बीएड मैंने किया है, और बीएड में कला शिक्षण होता है क्या। तो उनका मैंने कई बार जवाब भी दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि वो कमेंट हमारे टेक्स्ट बॉक्स में नहीं देखते हैं, इसलिए वो कई बार कह चुके। इसके पहले भी पिछले के वीडियो में उन्होंने कहा था कि शनिवार के वीडियो में कि सर आप हमारे सवाल का जवाब नहीं देते। तो उनसे कहना चाहूँगा कि आप देखते ही नहीं हैं, मैं आपका सवाल का जवाब देता हूँ तो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल का जवाब मिलता है, उनकी कोई शिकायत नहीं होती, आप ही की शिकायत थी। तो एक बात कहना चाहूँगा, अगर यूपी में आपने बीएड किया है तो यूपी में आर्ट, यानी आर्ट का मतलब ये हुआ कि आर्ट ड्राइंग एंड पेंटिंग वाली की बात कर रहा हूँ, उससे कला शिक्षण का कोई जो है पढ़ाई नहीं होता है, ना ही वैसा कोई मतलब मामला अभी तक हमारे यहाँ इधर इलाके में है। जैसे मान लीजिए जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी हुआ, इससे संबंधित जो भी कॉलेजें हैं उसमें बस बीएड कर दिया जाता है। तो बीएड जो है हमारे देखने में बीएड एक शिक्षण है, और वो सिर्फ ट्रेनिंग शिक्षण होता है, उसमें विषय कम्बिनेशन का कोई मतलब नहीं होता है। मतलब सिर्फ होता है +2 का, मतलब होता है ग्रेजुएशन का, मतलब होता है पीजी का। तो ग्रेजुएशन के साथ बीएड होना चाहिए। कम्बिनेशन जो है मित्रों, वो जो है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट में नहीं मांगा जाता। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट में सिर्फ ट्रेनिंग होती है, और उसमें जो शिक्षण ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट आपको मिलता है कि बीएड आप एज ए टीचर ट्रेनिंग लिए हैं। आपका ग्रेजुएशन में ही देखा जाएगा कि अगर आप एलटी में जा रहे हैं तो आपका देखा जाएगा कि एलटी में आपने ग्रेजुएशन में कला किया है कि नहीं, +2 में आपने कला रखा है कि नहीं अगर मांगा जा रहा है तो, या फिर ग्रेजुएशन में कला रखा है कि नहीं। ठीक है,
उसके अलावा अगर आप पीजी किए हैं तो आपको याद होगा कि अगर कोई बंदा बीएससी किया है और बीएससी करके उसने अगर एमए किया है मनोविज्ञान से या किसी से, तो जब वो पीजीटी में जाएगा तो उसका एमए में क्या सब्जेक्ट है ये देखा जाएगा, ना कि ये देखा जाएगा कि बीएससी उसने किस विषय से पढ़ा है या फिर बीएससी किया है कि बीए किया है। तो ये है। उसी तरह से बीएड भी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके सवालों का जवाब आज मिल गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो व्हाट्सअप नंबर पर मेरे आइएगा। व्हाट्सअप नंबर मैंने ऑलरेडी कई वीडियो में मेंशन कर दिया है, ठीक है। और हमारे दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1942। अनंत कुमार स्वामी ने कल्पसूत्र की एक प्रति बर्लिन म्यूजियम से जो प्राप्त की तो वो समय था 1942, ठीक है। तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 3 है और प्रश्न पूछ रहा है कि राज्य ललित कला अकादमी के 21वीं कला प्रदर्शनी में अकादमी पुरस्कार किसने प्राप्त किया। राज्य ललित कला अकादमी की 21वीं जो है कला प्रदर्शनी लगी हुई थी और उस 21वीं कला प्रदर्शनी में अकादमी पुरस्कार के रूप में नवाजा गया था जिस चित्रकार को, वो कौन था। रोशन थे जो गोरखपुर के रहने वाले हैं, अभय द्विवेदी जो कानपुर के रहने वाले हैं, राम सिंह जो सहारनपुर के रहने वाले हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो ये एक न्यू प्रश्न है और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है अपने आप में ये, और उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न जो है आपको जो भी इस वीडियो में मिलेंगे वो आपको बहुत पसंद आएंगे, बेहद पसंद आएंगे। वैसे आप लोग का बहुत साथ, बहुत प्यार रहा है और इसी प्यार और साथ के बल पर एएमयू क्लासेस आज इतने जो है कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहा है और यही कॉन्फिडेंस मित्रों हमारे साथ बनाए रखेंगे तो और बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलेगा आपको, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या 3 का उत्तर हम लोग देखते हैं कि राज्य ललित कला अकादमी की 21वीं कला प्रदर्शनी में अकादमी पुरस्कार के रूप में जिसे नवाजा गया मित्रों वो थे रोशन गोरखपुर के। कौन थे? रोशन गोरखपुर के, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 देखिएगा, सॉरी 3 हो गया, चौथा प्रश्न देखिएगा, चौथा प्रश्न, ठीक है। चौथा प्रश्न पूछ रहा है स्वर पद्धति में चित्र बनाने वाले चित्रकार, ध्यान से देखिएगा, स्वर पद्धति में चित्र बनाने वाले चित्रकार कौन है। रेब्रा हैं, हेनरी, पिसारो, ठीक है, या पोलक। तो मित्रों पाश्चात्य शैली का वो कौन सा कलाकार है जिसने स्वर पद्धति में चित्रकारी की। प्रश्न संख्या 4 बस इतना ही पूछ रहा है और हमारे प्रश्न संख्या 4 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा पोलक। कौन थे? पोलक थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या आपका 5 है और आपके स्क्रीन पे है। बैक टू बैक बेहतरीन प्रश्नों की आज सीरीज है और न्यू प्रश्न है, आधुनिक से रिलेटेड प्रश्न है। तो 5वां प्रश्न हमारा उसका कह रहा है कि नागर समुच्चय के नाम से प्रसिद्ध चित्र में चित्रों की संख्या है। नागर समुच्चय के नाम से प्रसिद्ध चित्रों की श्रृंखला है और उसमें चित्रों की संख्या कितनी है ये पूछ रहा है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं अभी आपको दूंगा, लेकिन पहले प्रश्न का जो है समझना बहुत जरूरी होता है। तो प्रश्न को ध्यान से समझिए। प्रश्न ये कहना चाहता है कि नागर समुच्चय के नाम से प्रसिद्ध चित्रों की श्रृंखला बनी और उसमें चित्रों की संख्या कितनी है ये पूछ रहा है, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट्स बॉक्स में डालिए। उसके पहले मैं 2-4 बातें इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। नागर समुच्चय नाम के प्रसिद्ध चित्रों के जिसने चित्रित किया था वो थे निहाल चंद। कौन थे? निहाल चंद, जिन्होंने बनी ठनी को भी चित्रित किया था। तो निहाल चंद थे जिनके द्वारा नागर समुच्चय नाम से प्रसिद्ध चित्रों की श्रृंखला चित्रित की गई। ये चित्रों का ये संकलन है यानी श्रृंखला है और इसमें चित्रों की कितनी संख्या है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि निहाल चंद द्वारा ये चित्र संकलन बनाया गया था। और मित्रों इसमें चित्रों की जो संख्या है वो है आपकी 75। कितनी है? 75 चित्रों की उसमें संख्या है, ठीक है। तो चलिए न्यू प्रश्नों की बेहतरीन सीरीज के साथ जो आपको संडे को देने वाला था वो आज आपको मैं दे रहा हूं और देख लीजिए बेहतरीन प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6 की तरफ आप बढ़ चुके हैं। छठा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि किस चित्र में दृष्टि के सृजन, विनाश, जीवन तथा मरण का सजीव चित्रण दर्शाया गया है। इनमें से वो कौन सा चित्र है देखिएगा ध्यान से। दृष्टि यानी चित्र में सृष्टि के सृजन, विनाश, जीवन तथा मरण का सजीव चित्रण जो है दर्शाया गया है। इनमें से किस में? शिव नृत्य में, कामदेव में, नटराज नृत्य में, आइए इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यानी कहने का मतलब इनमें से वो कौन सा जो है ऑप्शन है जिसमें सृष्टि के सृजन के बारे में, विनाश के बारे में, जीवन के बारे में तथा मरण का सजीव चित्रण जो है देखने को जो है हमको मिलता है। इनमें से किस में? ये बस प्रश्न पूछ रहा है।
तो मित्रों हमारे छठे प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा नटराज नृत्य। क्या होगा? नटराज नृत्य। ठीक है, नटराज की मूर्ति भी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 है। नए प्रश्नों की सीरीज चल रही है। इसमें एक दो ओल्ड प्रश्न भी मिलेंगे कि न्यू प्रश्नों की सीरीज आपको मिलेगी और आपको आज बेहद पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करिएगा कि सर आज की श्रृंखला हमें पसंद आई। आप जरूर कमेंट्स करिएगा। और जो पहली बार +2 करके टेक्निकल आर्ट से एंट्री लिए हैं उनके लिए तो बेस्ट ऑफ लक कि वो बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे पीछे के वीडियो को प्लेलिस्ट में, आपके प्लेलिस्ट में मेरे जो है वीडियो मिलेगा, वहाँ पे बहुत सारे वीडियो लगभग 300+ के पार वीडियो पड़े हुए हैं। वहाँ भी आप देख के आसानी से जो है अपने प्रश्न को तैयार कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, जब आप पीछे वीडियो देखिएगा तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बाई फॉल्ट जो है आंसर कुछ और कह दिए गए, तो उसको बाद में जो है एक्सेप्ट किया गया है, माना गया है। तो उसको मैं पहले ही वीडियो में बता दे रहा हूँ कि उसको समझिएगा कि सर से बाई फॉल्ट हुआ है और वो बाई फॉल्ट उसको एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है मित्रों, तो 7वां प्रश्न कह रहा है कि स्वर्णिम विभाजन के अनुसार, यानी स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत के अनुसार कागज के चित्र पर किस अनुपात में रखा जाता है, यानी कागज पे चित्रकारी को जो है किस अनुपात में माना गया है स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत के अनुसार। देखिएगा कुछ टाइपिंग में मिस्टेक भी हो जाता है, तो फिर उसको जो है आप सुधार सकते हैं देख के भी अपने आप से भी कि स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत के अनुसार कागज के चित्र पे जो है चित्रकारी जो की जाती है कागज पे, उसका अनुपात कितना होना चाहिए पूछ रहा है। 6:7 का, 2:3 का, 1:1 या 4:6 का। तो ये है हमारा 7वां प्रश्न। तो आपकी कोई भी अगर दिमाग में सवाल हो तो कमेंट्स कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी राज्य के हों। अगर कला से संबंधित कोई प्रश्न है आपके पास तो आप जो है बेहिचक कमेंट्स करिए। अगर आपके पास कोई नोट्स हैं और बहुत बेहतरीन आपके पास PDF पड़ा हुआ है और आप चाहते हैं कि AMU क्लास के माध्यम से सभी लोगों को मिले एज एक टीचर, एज एक इंसान के रूप में, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हैं कि सर इसको भी आप जो है क्वेश्चन में शामिल कर लीजिए। हमारा कहना है तो हम शामिल करेंगे। खुला और ओपन एजुकेशन दिया जाता है यहाँ पे, कोई पेड बैच नहीं। बस आप सावधानी से पढ़िए और बेहतरीन और रेगुलर होकर पढ़िए। तो मित्रों हमारे 7वें प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा D। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास अच्छे नोट्स हैं, नोट्स मतलब आपके पास अगर कहीं से PDF मिला है आपको, तो आप हमें शेयर कर सकते हैं। हम कह रहे हैं कि हम बेस्ट, हर आदमी बेस्ट नहीं होता, किसी ना किसी कमी होती है हर आदमी में। हमारे में कमी होगी, आपके में कमी होगी। हर आदमी 100% नॉलेज वाला नहीं हो सकता। सबकी नॉलेज एक दूसरे से मिल के ही मिलती है। तो अगर आपके पास है तो आप शेयर कर सकते हैं। मैं बाकी लोगों को भी उसमें आपके नाम के साथ कि भाई इन्होंने हमें अवेलेबल कराया, आप लोग की जानकारी के लिए ये चीज़ें दी जा रही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 स्क्रीन पे है आपके। 8वां प्रश्न, और प्रश्न का पूछना है कि पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति का वर्णन हमें कहाँ मिलता है। यानी पौराणिक रूप से जो चित्रकला की उत्पत्ति यानी उद्भव का जो वर्णन मिलता है, व्याख्या मिलता है, वो कहाँ मिलता है। चित्रसूत्र में, चित्रलक्षणम में, रामायण में या कामसूत्र में। ठीक है मित्रों, तो बहुत बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज है आपकी और बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज बेहतरीन लिए गए हैं आज के इस वीडियो में, जो कि संडे को पढ़ाने वाले थे, लेकिन वो उसमें से मैंने इसी में जो है आज सीरीज ले लिया तबीयत ख़राब होने की वजह से। तो आपको बस कमेंट्स में ड्रॉप करते जाना है और रेगुलर वीडियो देखिएगा। एक बात कहूँगा कि रेगुलर वीडियो देखिएगा। अगर रेगुलर वीडियो देखेंगे और सेल्फ स्टडी मत छोड़िएगा मित्रों, सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। अगर सेल्फ स्टडी आपने छोड़ दिया तो फिर आप जो है दुनिया का कोई भी यूट्यूबर आपको पढ़ाता हो, अगर आपने सेल्फ स्टडी छोड़ दिया है तो आप उसके भरोसे रह रहे हैं, तो आप जो है, देखिए मैं एक यूट्यूब हूँ पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ कि सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी होता है। सेल्फ स्टडी मीन्स बुक जो आपके पास है उसको एकदम केयरफुली पढ़िएगा, उससे जो भी नोट्स बन सकते हैं बनाइएगा। उसके अलावा जो है यूट्यूब पे आके पढ़िए, वहाँ पे कुछ नए आपको मिलते रहेंगे, इससे नॉलेज गेन होता है। ठीक है, ये फ़ायदा होता है बुक पढ़ने से। तो चलिए हमारे इस प्रश्न का जवाब देख लेते हैं। तो 8वें प्रश्न का हमारा जो जवाब होगा वो हो जाएगा चित्रलक्षणम। पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति की व्याख्या वर्णन जहाँ हमको मिलता है वो है चित्रलक्षणम। ठीक है, 9वें प्रश्न की तरफ बढ़िए। प्रश्न संख्या 9, थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं क्योंकि ऑप्शन हमारा पूरा आना चाहिए। आइए 9 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या पूछ रहा है। 9वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है किसकी चित्रशाला में 6 गुजराती चित्रकार थे। मुगल राज्य का
एक बादशाह था जिसकी चित्रशाला में 6 गुजराती चित्रकार थे, और वो 6 गुजराती चित्रकार किसकी चित्रशाला में थे, यही पूछा जा रहा है यहाँ पे। प्रश्न 9वां, क्या वो अकबर थे, शाहजहां, जहांगीर या बाबर? किस मुगल शासक के चित्रशाला में 6 गुजराती चित्रकार थे? ये है प्रश्न संख्या 9, और इसका जवाब मुझे लगता है कि हमसे पहले आ चुका होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर की चित्रशाला में 6 गुजराती चित्रकार थे। ठीक है मित्रों, चलिए, कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है कि अकबर की चित्रशाला में कितने गुजराती चित्रकार थे, तो वहाँ आपकी संख्या दी जाएगी, तो वहाँ आपको संख्या 6 दर्शाना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, 10वां प्रश्न है आपका, कृति स्तंभ कहाँ है? तृतीय स्तंभ कहाँ है मित्रों, ये पूछ रहा है। बीजापुर में है, जयपुर में है, ग्वालियर में है या चित्तौड़ में है? ठीक है, ये पूछ रहा है कि यह स्तंभ कहाँ है। और आपको मैं बता दूं कि यह स्तंभ बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, और जहाँ ये बना हुआ है मित्रों, उस जगह का नाम है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ मतलब चित्तौड़ का किला। चित्तौड़ महाराणा प्रताप का जो राज्य हुआ करता था, वहाँ पे जो है ये स्तंभ बना हुआ है। और ये स्तंभ जो है, आपको मैं बता दूं, स्टेशन से उतरेंगे उसके कुछ जो है किलोमीटर के बाद ये किला है, और किले के अंदर ये स्तंभ बना हुआ है। और सबसे अच्छी बात मैं इसकी बताना चाहता हूँ कि मैं इस स्तंभ के पूरे ऊपर की ऊंचाइयों पर मैं चढ़ा हुआ हूँ। और भी लोग चढ़े होंगे, लेकिन जब मैं अपने AMU क्लासेस में यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब मैं एज ए स्टूडेंट पढ़ रहा था, तो टूर पे मैं जब मैं गया था, तो टूर पे मैं जब गया था तो चित्तौड़ आखिरी हमारा जो है स्टॉपेज था टूर का चित्तौड़। और चित्तौड़ के जब किले में अंदर गए तो हमने किले को वह बहुत करीबी से देखा है, और वहाँ के इस पे हम लोग चढ़े थे। और उसमें हर सर्किल के जो सीढ़ी बने हुए चढ़ने के बहुत छोटे छोटे बने हुए हैं, और हर सर्किल की सीढ़ी पे जो नक्काशी जो डिजाइन की गई है भगवान से लेके और भी बहुत चीज़ों की, वो देखने लायक और बहुत लाजवाब था। और सबसे मज़े की बात मैं आपको स्टूडेंट लाइफ की अपने बताना चाहता हूँ, इस स्तंभ की बात किया गया है तो, कि जब आखिरी पे एकदम स्तंभ के ऊपर चढ़ेंगे तो वहाँ से पूरा चित्तौड़ आपको माचिस की डिब्बी से भी छोटा दिखाई देगा, और पूरा शहर दिखाई देगा आपको वहाँ से, ऐसा बना हुआ है। और उस पर मैंने जो है अपना नाम लिख के मैं और अपना डेट डाल के, अपना नाम के साथ अपना डेट डाल के मैं वहाँ पे उस समय आया था। ये मैं बात बता रहा हूँ कब की, 2012 की, जब मैं फाइनल ईयर करके वहाँ से निकल रहा था, और 13 में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो 2012 में जब मैं फाइनल करके उस समय आखिरी टूर पे था मैं, और वहाँ मैं जो है अपना नाम और अपना डेट डाल के आया हूँ कि फिर मैं कभी जाऊँगा तो मैं देखूँगा कि वो वहाँ है कि नहीं। तो मुझे बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे ऐसा मौका मिला है। आपको भी ज़रूर मिलेगा, आप भी उस पल को जी लीजिएगा स्टूडेंट लाइफ में। चलिए 11वें प्रश्न का जिक्र करते हैं। 11वां प्रश्न पूछ रहा है मित्रों हमारा कि चैतन्य का गृह त्याग चित्र किस चित्रकार ने बनाया था? चैतन्य का गृह त्याग ये एक चित्र है, और चित्रकार जो थे वो कौन थे जिन्होंने बनाया था? ठीक है, कानू देसाई, छितेंद्रनाथ मजूमदार, असित कुमार हल्दर या नंदलाल बोस। आधुनिक युग का वो कौन सा इनमें से चित्रकार है जिसने चैतन्य का गृह त्याग नामक चित्र को बनाया था? ठीक है, 11वां प्रश्न हमारा यही कह रहा है। और जो भी नए हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर यही है, वहाँ पे आप आके व्हाट्सअप नंबर में क्लियर लिख लेने दीजिए ताकि क्लियर दिखाई दे। 8858527997 7997 आखिरी में है। इस नंबर पे आप हमको जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ भी जो पूछ सकते हैं, जो कुछ भी आपके डाउट है वहाँ भी आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये हमारा नंबर है, आप नोट कर लीजिए, जो नए हैं वो आप कर सकते हैं। तो प्रश्न है कि चैतन्य का गृह त्याग किस चित्रकार ने बनाया था? तो 11वें प्रश्न का हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा छितेंद्रनाथ मजूमदार। बंगाल शैली के चित्रकार छितेंद्रनाथ मजूमदार। ठीक है, 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, लाजवाब प्रश्नों की सीरीज के 12वें प्रश्न पे आप पहुंच चुके हैं। नए प्रश्नों के बेहतरीन प्रश्न हैं आपके पास, और प्रश्न कह रहा है 12वां, राजस्थानी कला में सबसे अधिक चित्र किस भगवान के बने हैं? राजस्थानी कला में सबसे अधिक चित्र बने और वो किस भगवान के बने, यही है हमारा प्रश्न। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक कमेंट्स मैं फिर लूँगा आज, और वो कमेंट्स था हमारा
हमारे एक वीडियो में शुक्रवार या शनिवार के दिन वीडियो पड़ा हुआ था, उसमें मैंने जो है प्रश्न डाला था कि रावण कैलाश पर्वत को उठाते हुए, इस पे जो है गुफा संख्या किस में है, इस पे जिक्र किया गया था। और उस पर कमेंट्स भी कई लोगों का आया था कि सर गुफा संख्या एलिफेंटा गुफा में है, कई लोगों का कहना है एलोरा गुफा में है। तो थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन होगा, तो थोड़ा सा आपको ब्रेक, एक तरह से ब्रेक चल रहा है आपका ये, आप कमेंट्स करते रहिएगा अपने आंसर का, लेकिन हम क्लियरफाई कर देते हैं क्योंकि कमेंट्स में जो चीज़ें आएंगी उसको एक्सेप्ट किया जाएगा और उसको क्लियर भी किया जाएगा। तो एक बात पहले मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि एलिफेंटा की जो गुफा है उसमें जो है रावण कैलाश पर्वत को उखाड़ते हुए, अगर आपने रीता प्रताप की बुक पढ़ी है, रीता प्रताप की अगर आपने बुक पढ़ी है तो रीता प्रताप का मैं पेज भी बता देता हूँ, 561 नंबर पेज पे जाइएगा, वहाँ पे एज ए हेडिंग लिखा होगा रावण कैलाश पर्वत को उखाड़ते हुए लिखा है, ठीक है। और उसमें आप जाके उसके बारे में पढ़िएगा तो उसमें आपका जिक्र होगा कि 10 सिरों वाला उसमें रावण है जो कैलाश पर्वत को उखाड़ते हुए जिक्र किया गया है, वो एलिफेंटा की गुफा में है। पहली बात हो गई। दूसरी बात का जिक्र करेंगे एलोरा वाली, वो तो एलिफेंटा की हो गई। अब एलोरा की बात करेंगे तो एलोरा के आप चले जाइएगा गुफा संख्या 16 में, गुफा संख्या मित्रों 16 में, ठीक है। गुफा संख्या 16 पेज भी बता देता हूँ, 626 नंबर पेज पे जाइएगा रीता प्रताप के, गुफा संख्या 16 का जिक्र होगा। और उसमें जब आगे तक पढ़ते जाएंगे 627 नंबर पेज पे जब नीचे पहुँचेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि उच्चतम शिल्प का उदाहरण, वहाँ एक शब्द लिखा हुआ, इस उच्चतम शिल्प का उदाहरण रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाने का दृश्य। अब देखिए यहाँ लिखा है रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उखाड़ने का दृश्य, ठीक है। यानी रावण कैलाश पर्वत को उखाड़ते हुए, एलिफेंटा में उखाड़ते हुए शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और एलोरा में उसी चीज़ को जो है दिया गया है कि रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाने का। अब उठाना और उखाड़ना दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ नहीं है, दृश्य है। अब एलिफेंटा में ये चीज़ें हैं, एलोरा में ये चीज़ें हैं। ये रीता प्रताप की बुक में है, आप पढ़ लीजिएगा, मैंने पेज नंबर भी उसका जिक्र कर दिया है। और उसमें 10 रावण सिर का जिक्र किया गया, यहाँ इस मुद्रा में नहीं जिक्र किया गया, यहाँ सिर्फ इतना ही कहा गया है कि जो है कैलाश पर्वत को उठा रहे हैं रावण, ठीक है। और भगवान जो है गंभीर मुद्रा में है, पार्वती सहित कैलाश पर्वत का पर विराजमान है उस समय, ठीक है। और एक चीज़ और उसमें लिखा हुआ है कि जो है पार्वती कैलाश पर विराजमान है और अपने चरण से कैलाश पर्वत को दबा रहे हैं, ठीक है। एक हाथ में उनके त्रिशूल है, दूसरे हाथ में पृथ्वी ऊपर टिकी हुई है। तो ये जिक्र किया गया है रीता प्रताप में, मतलब मैंने जो पढ़ा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब ये दोनों चीज़ें दोनों चीज़ों में दी हुई हैं। तो कन्फ्यूजन जो है, या तो हम लोग बुक को कह लें, या फिर अगर इन दोनों में से एक को माना जाए, तो अगर आप एलिफेंटा को मानते हैं तो मैं अपनी गलती मानता हूं कि मेरी वहां आंसर देने की जो है ऑप्शन था गलत था। और अगर आप जो है गलती मानते हैं तो हम ये कहेंगे कि इन दोनों में है, तो ये कन्फ्यूजन होगा। तो जो भी आपको समझ में आए आप कमेंट जरूर करिएगा, उस पर फिर मैं गौर करूँगा, जरूर करूँगा, ठीक है। और 12वें प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं इन्हीं कमेंट्स के जिक्र के साथ। 12वें का राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण। राजस्थानी कला में सबसे अधिक जिस चित्र में भगवान का चित्र बना वो कृष्ण भगवान थे, ठीक है। और आइए 13वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि कैलाश पर्वत का मसला आपका हल हो गया होगा, उसके बाद भी अगर आपका कोई जिक्र हो तो ज़रूर करिएगा, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 13 देखिएगा, कह रहा है भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है कहाँ से। 13वां प्रश्न कह रहा है भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास कहाँ से आरंभ होता है। बंगाल की स्कूल से, कोलकाता स्कूल से, मद्रास स्कूल से, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यह है हमारा प्रश्न मित्रों 13वां कि भारतीय जो आधुनिक चित्रकला है, आधुनिक चित्रकला का जो इतिहास शुरू होता है, यानी आधुनिक चित्रकला का जब दौर शुरू हुआ तो उसमें जो इतिहास शुरू होता है, प्रारंभ से शुरू होता है, वो कहाँ से होता है, इन चारों में से। तो मित्रों 13वें प्रश्न का राइट आंसर होगा बंगाल स्कूल से। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास जहाँ से शुरू हुआ वो था बंगाल स्कूल। आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता था कि बंगाल स्कूल में किस कला के इतिहास का शुरुआत बंगाल स्कूल को मानते हैं, ऐसे प्रश्न पूछेगा कि किस कला के इतिहास की शुरुआत हम बंगाल स्कूल को मानते हैं।
तो हम उसमें ऑप्शन पाएंगे आधुनिक चित्रकला या भारतीय आधुनिक चित्रकला, इसमें से कोई एक ऑप्शन होगा। ठीक है, आइए अगर हम बनाते तो वैसे ही एक ऑप्शन होता है। 14 नंबर प्रश्न देखिएगा। 14 नंबर प्रश्न जिक्र करेंगे 14 नंबर प्रश्न का कि अवनी बाबू, आप लोग पता ही है कि अवनी बाबू किनको कहा जाता है। 60 में अवनी बाबू ने रविंद्रनाथ की पुस्तक चित्रांगदा के लिए कितने चित्र बनाए? अवनी बाबू ने बनाए, रविंद्रनाथ की पुस्तक के लिए बनाए। पुस्तक का नाम क्या था? चित्रांगदा। ठीक है, चित्रांगदा उस पुस्तक का नाम है। और कितने चित्र बनाए ये पूछ रहा है। चित्र बनाने वाले हैं अवनी बाबू, पुस्तक है रविंद्रनाथ टैगोर जी का, नाम है पुस्तक है चित्रांगदा। कितने चित्र बनाए? 16, 32, 36 या 18। ये जितने मार्क मैंने ऊपर किए हैं ये सब अपने आप में एक प्रश्न बनाएंगे, यानी इधर से उधर कट के उधर से इधर कट के प्रश्न बना देंगे। ठीक है, तो ये पूछ रहा है आपसे प्रश्न 14 नंबर। और 14 और एक बात और बता देना चाहता हूँ, ये जो चित्र बनाए हैं ये रेखा चित्र है। कौन सा चित्र है? अवनी बाबू ने रविंद्रनाथ के लिए ये जो चित्र बनाए हैं, टोटल इस पुस्तक के लिए जो चित्र बनाए वो रेखा चित्र है। तो कितने बनाए? ये है 14 नंबर प्रश्न। और 14 प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा मित्रों 32। कितने चित्र बनाए? 32 चित्र बनाए, याद रखिएगा। ठीक है, अवनी बाबू ने बनाए, इस पुस्तक के लिए बनाए, रविंद्रनाथ टैगोर का पुस्तक है, चित्रों की संख्या आपको पता ही है। तो इस पे आपके प्रश्न ध्यान होने चाहिए। जब बनेंगे प्रश्न तो क्या बनेंगे? 15 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 15। 15वें नंबर प्रश्न का कहना है कि अवनी बाबू ने कितनी पुस्तकें लिखी? मैंने पहले ही बताया है कि आधुनिक कला से संबंधित आज जो है कुछ प्रश्न आपके बेहतरीन होंगे इसमें। और 15वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अवनी बाबू ने कितनी पुस्तकें लिखी, यानी पुस्तकों की संख्या क्या है अवनी बाबू द्वारा लिखी गई। लगभग 20 पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं, लगभग 32 पुस्तकें, लगभग 36 पुस्तकें या लगभग 35 पुस्तकें। तो अवनी बाबू ने कितनी पुस्तकों का लेखन किया है अपने जीवन काल में, जब तक उन्होंने उनका जीवन काल रहा और अपने जीवन काल में कला के क्षेत्र में उन्होंने जो योगदान दिया उस दौरान उन्होंने पुस्तकें लिखी। तो कितने पुस्तकें थीं उनके हक में जो उन्होंने लिखा है? तो मित्रों 15वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा लगभग 20 प्रश्न। कितने? लगभग 20 प्रश्नों को उन्होंने लिखा है। ठीक है, प्रश्नों को कह रहे हैं बुकों को। आइए 16वां प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 16 स्क्रीन पे है आपके। और एक एक कला से संबंधित कुछ दो प्रश्न है इसमें जुड़े हुए। अवनींद्रनाथ की शैली को क्या कहा गया? अवनींद्रनाथ की जो शैली थी, मतलब शैली से मतलब बंगाल शैली से नहीं है, शैली से मतलब उनके अपने टेक्निक से, अपने शैली से है। अवनींद्रनाथ की शैली को क्या कहा गया है? स्वच्छंदतावादी, प्रतीकवादी, प्रभाववादी या समन्वयवादी? कौन से वादी में अवनींद्रनाथ जी की शैली को कहा गया, माना गया? ठीक है, तो फटाफट ड्रॉप करते जाइए आंसर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करते जाइए, लाइक जरूर करिए और शेयर करिए। शेयर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए मित्रों, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी मजबूती है और हमारी मजबूती ही आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देना। ठीक है, तो मित्रों हमारे इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा समन्वयवादी। क्या होगा? समन्वयवादी। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, समन्वयवादी। ठीक है, ये होगा आपका राइट आंसर। आइए 17वें प्रश्न की तरफ बढ़िए। प्रश्न संख्या 17 पूछ रहा है, मर्दासन शाहजहां की ताज की ओर लगी आंखें एकटक अपनी मुख वेदना में क्या छिपाए हैं? मरणासन शाहजहां यानी पासिंग ऑफ शाहजहां, शाहजहां की जो मृत्यु का एक चित्र है। और लिख रहा है कि मरणासन जो शाहजहां हैं कि ताज की ओर, उनका जो ताज है उनकी ओर लगी आंखें एकटक अपनी मुख वेदना में क्या छिपाए हुए हैं? उसमें दुख छिपाए हुए हैं, बंधी दृष्टि, प्रेम या रहस्यमय? तो बड़ा ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है अपने आप में, ये अपने आप में एक बेहतरीन प्रश्न है। और इस प्रश्न को हम चाहेंगे कि केयरफुली ध्यान रखिएगा आप लोग। एग्जामिनेशन में चाहे कला के किसी भी राज्य के हों, इस तरह के प्रश्न आने की पूरी संभावना है। और मित्रों हमारे इस 17वें प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा बंधी दृष्टि। क्या हो जाएगा?
मुख वेदना छिपाए जो मरणासन शाहजहां की ताज की ओर लगी आंखें एकटक अपनी कर रही हैं, वो बंद दृष्टि की ओर छिपाए हुए मुख वेदना को कर रही हैं। आइए 18वें प्रश्न की तरफ बढ़िएगा मित्रों। 18वां प्रश्न ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि हरिपुरा कांग्रेस के पंडाल के लिए उन्होंने क्या बनाया। हरिपुरा कांग्रेस के पंडाल के लिए उन्होंने मतलब किसने, ये मैं लिख सकता था उस चित्रकार का नाम, लेकिन मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि मुझे आपसे ये कमेंट मांगना है कि उन्होंने मतलब किसने। ये कमेंट्स आपको करना है कि हरिपुरा कांग्रेस के पंडाल के लिए उन्होंने यानी किसने, ये कमेंट्स आप करेंगे। क्या बनाया मतलब हरिपुरा कांग्रेस के पंडाल के लिए वो कौन चित्रकार हैं और वो चित्रकार जो है क्या बनाया, उस हरिपुरा कांग्रेस के लिए किस तरह का चित्र बनाया। पोस्टर चित्र बनाया, वस्तु चित्र बनाया, प्राकृतिक चित्र या व्यक्ति चित्र। तो मैंने पहले ही बता दिया है, उन्होंने की जगह मैं चित्रकार का नाम लिख सकता था, लेकिन मुझे आपको कमेंट्स के द्वारा जानना है कि उन्होंने मतलब किसकी बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा सवाल पूछने का मकसद क्या है वो मैं आपका आंसर जब दे देंगे तो मैं अगले वीडियो में उसका जिक्र करूँगा। तो मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है कि हरिपुरा कांग्रेस के पंडाल के लिए उन्होंने बनाया किस तरह के चित्र। ये 18वां प्रश्न हमारा पूछ रहा है और 18वें प्रश्न का हमारा जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा पोस्टर चित्र। उन्होंने किसने बनाया, ये आप कमेंट्स करेंगे कि किन की बात की जा रही है यहाँ पे। आइए 19 नंबर प्रश्न देखिएगा मित्रों। 19वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न पूछ रहा है अहिल्या कृष्ण भीष्म प्रतिज्ञा आदि किस पर आधारित है, मतलब किस पर आधारित चित्र हैं ये। अहिल्या कृष्ण भीष्म प्रतिज्ञा आदि, आदि का मतलब और भी सारे चित्र बनाए गए हैं। ये जो है आधारित है किस तरह के, मतलब ये किस तरह के चित्र आधारित हैं, ये चित्र हैं और किस टाइप के हैं ये दार्शनिक चित्र हैं, क्या ये ऐतिहासिक चित्र बनाए गए हैं, पौराणिक चित्र बनाए गए हैं या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप प्रश्न पढ़िएगा, चाहे इसके पहले जो मैंने प्रश्न पूछा है अभी उसमें एक कमेंट्स पूछा है वो चाहिए, सबसे पहले आप समझने की कोशिश करिएगा प्रश्न को, क्योंकि समझना 50% हल कर देना होता है किसी भी चीज़ में, चाहे वो गणित पढ़ रहे हो। अगर ये मतलब क्वेश्चन को केयरफुली समझिएगा, केयरफुली समझने के बाद ही दीजिएगा आंसर, क्योंकि अगर हड़बड़ाहट में आप पढ़ के देंगे आंसर तो आपका आंसर जो है कुछ और हो जाएगा और आके आप घर पे पछताएंगे। तो ये पछताना आपके लिए थोड़ा मुश्किल कर देगा। कंपटीशन के इस दौर में जो कंपटीशन चल रहा है उसमें आप जो है फंस जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि 19वें प्रश्न का जवाब अभी तक आ गया होगा कमेंट्स में, और इसका राइट आंसर हो जाएगा पौराणिक, यानी अहिल्या कृष्ण भीष्म प्रतिज्ञा आदि किस तरह के चित्र हैं, तो पौराणिक चित्र हैं ये। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 20 को देखिएगा। ये हमारा 19 नंबर प्रश्न था। 20वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे है मित्रों और 20वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है प्रश्न संख्या 20। कहना है कि रविंद्रनाथ की पुस्तक छायानिका की अलंकरण किसने किया। रविंद्रनाथ की पुस्तक का एक और नाम है जिसका नाम है छायानिका, पुस्तक का नाम है, और उसका अलंकरण, अलंकरण मतलब सजाना, चित्रों से सजाना, जिस तरह की भी सजावट की गई हो, चित्र हो या कुछ भी, उसको किसने सजाया है ये पूछ रहा है। एक प्रश्न और था, रविंद्रनाथ अवनी बाबू ने रविंद्रनाथ के चित्रगंधा के लिए कितने चित्र बनाए थे। एक प्रश्न रविंद्रनाथ से एक और था और एक प्रश्न और है, यानी उन छायानिका भी रविंद्रनाथ जी की पुस्तक है और आपकी गीतांजलि भी उन्हीं की पुस्तक है और चित्रगंधा भी उन्हीं की पुस्तक है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो अलंकरण किसने किया है, यानी अलंकरण करने से अर्थ है, अलंकरण आपको अलंकार जो समझते हैं हिंदी का, यानी सजाना, सजावट करना से। अब वो सजावट चित्रों से है यहाँ पे आज से, क्योंकि कला पढ़ रहे हैं। तो पूछ रहा है कि रविंद्रनाथ की पुस्तक छायानिका क्या अलंकरण किसने किया। नंदलाल बोस ने किया था, M.F. हुसैन ने, अवनी बाबू ने या गगनेंद्रनाथ टैगोर ने। तो उम्मीद करता हूँ कि आप प्रश्नों को समझते हुए चल रहे होंगे, और अगर समझते हुए चल रहे होंगे तो उत्तर फटाफट आपका कमेंट्स बॉक्स में मुझे लगता है आ जाना चाहिए मेरे उत्तर देने से पहले। और 20वें प्रश्न का सही जवाब होगा नंदलाल बोस। बंगाल शैली के चित्रकार और न्यू बंगाल के जन्मदाता नंदलाल बोस जो है, उन्होंने छायानिका रविंद्रनाथ की पुस्तक के लिए अलंकरण का कार्य किया, सजावट का कार्य किया।
21वें प्रश्न की तरफ बढ़ जाइए। प्रश्न संख्या 21 है आपकी स्क्रीन पे और पूछ रहा है अपनी कला को सभी विदेशी शैलियों से बोस ने कैसे मुक्त कराया। अपनी कला को सभी विदेशी जो शैलियाँ थीं उससे बोस ने मीन्स नंदलाल बोस ने मुक्त कराया था कैसे। अकृत्रिमता से, देखिएगा यहाँ मात्रा है, ये कृत्रिमता में मात्रा है। अकृत्रिमता से, सादगी से, व्यक्तित्व से या समन्वय से, इनमें से किस तरह से अपनी कला से सभी विदेशी शैलियों को बोस साहब ने मुक्त कराया था। तो मित्रों हमारे 21वें प्रश्न का जो जवाब होगा वो हो जाएगा पहला, अकृत्रिमता से मुक्त कराया था सभी विदेशी शैलियों को बोस साहब ने अपनी कला को। ठीक है, 22वें प्रश्न की तरफ चलिए। प्रश्न संख्या 22वां प्रश्न कह रहा है कि नंदलाल बोस की रेखाओं में ऐसा क्या है। नंदलाल बोस की जो रेखाएं थी कला की, उनमें ऐसा क्या था। महान शरीर चित्रण था उसमें, आकृतियों की सृष्टि थी उसमें, उन्नत कल्पना थी, शक्ति और जीवन था। इनमें से क्या था नंदलाल बोस की रेखाओं में। यानी नंदलाल बोस जो चित्रकार थे बंगाल शैली के, उनकी रेखाओं में ऐसा क्या था, ये पूछ रहा है। प्रश्न को इसलिए मैं पहले बता दिया हूँ, समझिएगा फिर उत्तर दीजिएगा। समझना है फिर उसके बाद आपको आंसर ड्रॉप करना है। ठीक है, तो मित्रों 22वें प्रश्न का जो हमारा जवाब होगा वो हो जाएगा शक्ति और जीवन। नंदलाल बोस के रेखाओं में शक्ति और जीवन था। ऐसा क्या था, शक्ति और जीवन। 23वां प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 23 आपके स्क्रीन पे है और 23वें प्रश्न का पूछना है कि मूल रूप से बोस के चित्र में किसका अंकन हुआ है। मूल रूप से नंदलाल बोस के जो चित्र थे उसमें अंकन हुआ किसका, लक्ष्मी जी का, विष्णु का, शिव का या राम का। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। और प्रश्न का सिर्फ इतना ही कहना है कि मूल रूप से अगर देखा जाए तो नंदलाल बोस जो बंगाल शैली के चित्रकार थे, उनके चित्र में अंकन जो है मूल रूप समझ रहे हैं आप हिंदी का, मूल रूप से किसका अंकन किया गया है, ज़्यादातर किस भगवान का किया गया है। तो मित्रों इसका राइट आंसर होगा शिव भगवान का। किनका, शिव भगवान का। बहुत ही अच्छे प्रश्न है। आप इस वीडियो को देखने के बाद पूरा वीडियो देखिएगा। अगर पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो फिर पछताएंगे, मैं बस इतना ही कहूँगा। ठीक है, तो राइट आंसर था 24 का ए। अब आपका 25वां प्रश्न है। 25वां प्रश्न कह रहा है कि असित कुमार हल्दर की मधुरता का महान स्मारक इनमें से कौन सा चित्र है। असित कुमार हल्दर, उनकी मधुरता का जो महान स्मारक है कौन सा चित्र दर्शाता है। द फ्लेम ऑफ म्यूजियम, सरस्वती, कृष्णराज डांस या महाकाली। प्रश्न एकदम न्यू प्रश्न है, इसमें एक तरह से अपने आप में देखिएगा। उम्मीद करता हूँ जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है न्यू के साथ साथ। तो प्रश्न सिर्फ इतना ही पूछ रहा है कि असित कुमार जो हल्दर थे, चित्रकार जो है असित कुमार हल्दर कलाकार, उनकी मधुरता का महान स्मारक कौन सा चित्र दर्शाता है। तो मित्रों 25वें प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 25वां नहीं, ये 24वां प्रश्न है। देखिएगा ध्यान से, ये 24वां प्रश्न है, 25वां प्रश्न नहीं है, ये 24वां प्रश्न है मित्रों। सॉरी, माफ़ी चाहते हैं, ये 24वां प्रश्न है, मैं बार 25वां बोला था। असित कुमार हल्दर के मधुरता का महान स्मारक जो चित्र दर्शाता है, उस चित्र का मित्रों नाम है द प्ले ऑफ म्यूजिक। द प्ले ऑफ म्यूजिक, क्योंकि देख लीजिए ये हमारा 23वां प्रश्न था जिसका राइट आंसर था क्या, शिव, सी। और ये हमारा 24वां प्रश्न है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, तो इसका राइट आंसर ए है। अब हम 25वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और 25वां प्रश्न अब हमारे पास आया है, 25वां अब है मित्रों। ठीक है, तो 25वां प्रश्न का जिक्र है और कह रहा है कि असित कुमार हल्दर यानी हल्दर की आरंभिक रचनाएं किस शैली में अंकित हैं। यानी असित कुमार हल्दर साहब की जो आरंभिक रचनाएं थी, आरंभिक उनके शुरुआती दौर की जो रचनाएं थी, जो कलाएं थी या जो कला थी कह लीजिए शुरुआती दौर की, वो किस तरह की अंकित की गई ये पूछ रहा है। क्या वो पटना शैली की थी, लाख चित्रण थी, भित्ति चित्रण थी या इनमें से कोई नहीं था। तो जो भी हमारे
पुराने स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं कला की, और जो नए जुड़े हैं, जो धीरे धीरे नए जुड़े हैं और धीरे धीरे जान भी जाएंगे, और अगर हमारे चैनल पर बने रहे तो बेहतरीन जान जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और जो नए पुराने हैं वो तो वैसे भी जानते होंगे कि शुरुआती दौर जो था असित कुमार हल्दर का, उन्होंने प्रतिलिपियां बनाई अजंता की भी, और 2 गुफा की और बनाई प्रतिलिपियां। और आपको पता ही है कि प्रतिलिपियां वो थी भित्ति चित्रण थी, इसलिए हल्दर की आरंभिक रचनाएं जिस शैली से में अंकित हैं वो है भित्ति चित्र, यानी उन्होंने भित्ति चित्र जो है बनाई थी। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी 25वें प्रश्न का। आइए 26 नंबर प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 26 स्क्रीन पे है आपके, और 26वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि चौधरी के उच्च कोटि के चित्रों में कौन सा चित्र प्रमुख है। चौधरी के उच्च कोटि के जो चित्र हैं उनमें कौन सा प्रमुख चित्र है। यहाँ चौधरी से आशय किस चित्रकार का है, ये आप कमेंट करेंगे। मैंने जानबूझ के आधे ही छोड़ा है, कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं और जो है टाइटल पकड़ के जो है कई लोग जो है 2-2 टाइटल। तो यहाँ है चौधरी से आशय कौन से चित्रकार का नाम यहाँ लिया जा रहा है, पहले तो ये कमेंट करिएगा, उसके बाद हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कि चौधरी के उच्च कोटि के चित्रों में प्रमुख चित्र कौन सा है। जीवन संध्या, संध्या ज्योति, मुसाफिर, या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों ईमानदारी से ड्रॉप करिए आंसर, और ईमानदारी से आज बताइएगा कि टोटल में से कितना आपका सही गया। आपकी धारा टूटी तो नहीं, आप छूटे तो नहीं, अपने पढ़ाई को बंद तो नहीं किया, ये याद रखिएगा और स्पीड बनाए रखिएगा। और नए प्रश्न आते हैं और उसके कुछ ऑप्शन गलत हो जाते हैं तो उससे आपको टूटना नहीं है, उससे आपको ये देखना है कि हमने कुछ नया सीखा और इस नए चीज़ को अब भूलना नहीं है, ये सीखना है, ना कि अफसोस जाहिर करना है। और इसी बातों के साथ 26वें का उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा मुसाफिर। मुसाफिर है जो चौधरी की उच्च कोटि के चित्रों में प्रमुख चित्र है। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, प्रश्न संख्या 27 है, और 27वें प्रश्न का हम जिक्र करेंगे, आखिरी प्रश्न इस वीडियो का। और उम्मीद करता हूँ कि प्रश्नों की सीरीज आपको पसंद आई होगी आज की ये। 27वां प्रश्न फिर से कह रहा है कि चौधरी किस चित्रण में विशेष कुशल थे। चित्रण विधि में उनकी कुशलता जो थी चौधरी जी की, किस चित्रण विधि में विशेष कुशलता थी। पुरुष बनाने में वो माहिर थे, पुरुष चित्रण में, नारी चित्रण बनाने में वो माहिर थे, प्रकृति चित्रण करने में वो माहिर थे, या इनमें से ऐसा कोई उनके पास अनुभव नहीं था चित्रण का, इनमें से कोई नहीं, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है आपकी, और आखिरी प्रश्न आपका यही पूछ रहा है। और उम्मीद करता हूँ कि आखिरी प्रश्न का उत्तर आपने जो है ड्रॉप कर दिया होगा, और इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा नारी चित्रण। चौधरी की जो चित्रण की विशेषता थी, कुशलता थी जिसमें, वो नारी चित्रण में थी। और उम्मीद करता हूँ मित्रों कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि बाकी लोग भी जुड़ें। कमेंट करिए, सवाल से संबंधित डाउट हो वो भी, और अगर कोई और भी नई चीज़ें जानना हो तो उससे संबंधित प्रश्न पूछिएगा। टेलीग्राम पे 6 बजे जाइए, वहाँ डेली आपको एक प्रश्न मिलते हैं, वहाँ आप ज्वाइन करके अपने वोट बैंक डालिए, अपने परफॉर्मेंस देखिए और दीजिए। आज के लिए इजाज़त, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।